आप वीडियो को 1.25 या 1.5 स्पीड कर सकते हो, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैक्सन टाउनशिप के म्यूनिसिपल ऑफिस में हुए फायर स्पिटर हादसे को 10 दिन बीत चुके थे। इन कुछ ही दिनों में जिंदगी काफी हद तक शांत हो गई थी, सिर्फ हमारे ग्रुप के लिए ही नहीं, बल्कि जैक्सन टाउनशिप के लोगों के लिए भी। यह अजीब सा, लगभग अवास्तविक लगता था कि जो कुछ हमने झेला था, उसके बाद अब हम एक तरह की दिनचर्या में ढल गए थे। जब मैं हम कहता हूं, तो मेरा मतलब दोनों ग्रुप्स से होता है। जिस दिन से हम उनके समुदाय से टकराए थे, तब से हम साथ काफी समय बिताने लगे थे। ज्यादातर हम ही म्यूनिसिपल ऑफिस जाया करते, साथ खाना खाते, सामान का लेन देन करते, या फिर दुनिया के बिखरने से पहले और बाद की कहानियां साझा करते। जाने कब, बिना एहसास के, हम दोस्त जैसे बन गए थे। प्रिया और मैं, और यहां तक कि विवेक भी, उनके काफी करीब आ गए थे। मुझे लगता है इसका बड़ा कारण फायर स्पिटर था। उस रात के बाद, जब प्रिया और मैंने उनकी रक्षा की थी, एक अलग सा रिश्ता बन गया था। आज के दौर में भरोसा यूं ही नहीं मिलता, लेकिन किसी तरह हमने वह कमा लिया था। दिन बीतने के साथ वह भरोसा और गहराता गया। विवेक और रिया भी दोबारा हमारे साथ वहां आए, और नेहा भी 1-2 बार साथ चली आई। सिंडी, डेजी, नंदिनी, आराध्या और करण भी कभी कभार आए। बेशक, सबको इसमें दिलचस्पी नहीं थी। मिस आइवी और सुहानी दूरी बनाए रखती थीं। वे दुश्मन नहीं थीं, बस उन्हें किसी दूसरे समुदाय के साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं लगती थी। यह हैरानी की बात नहीं थी, वे हमेशा अपनी जगह की रक्षा करने वाली रही थीं। हाँ, कभी कभी खाने के वक्त वे हमारे साथ आ जाती थीं, क्योंकि हम सब मिलकर पकाते थे। इसके अलावा, वे ज्यादातर अपने में ही रहती थीं। फिर भी, उन दो को छोड़कर, हम में से लगभग सभी किसी न किसी तरह जैक्सन टाउनशिप के लोगों से जुड़ गए थे। कुछ ज्यादा, कुछ कम। विवेक और सिंडी तो वहां सच में खिल उठे थे। विवेक का हल्का फुल्का मजाक और सिंडी की गर्मजोशी, लोगों के बीच रहना उन्हें ऊर्जा देता था। इतने लोगों को अब भी जिंदा और सामान्य इंसानों की तरह जीने की कोशिश करते देखना, उनके लिए उम्मीद की तरह था। करण ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह हमारे सिफ हाउस से इतनी लंबी पैदल यात्रा करके वहां जाएगा। वह हमेशा शांत, सिमटा हुआ सा, ग्रुप के किनारे रहने वाला था। लेकिन फिर मुझे वजह समझ में आई। वहां एक लड़की थी, जैस्मिन। और लगता था, जैस्मिन ने भी उसे देख लिया था। शुरुआत में वह उसके आसपास साए की तरह रहता, बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे वह उसे अपने खोल से बाहर खींच लाई। शायद उसकी नरम मुस्कान और शांत लहजा मददगार थे। जल्द ही, करण वहां हमसे ज्यादा सहज लगने लगा। शायद इसलिए कि वहां बुजुर्ग ज्यादा थे, शांत, स्थिर लोग, जो उसे दबाव में नहीं डालते थे। सच कहूं तो, मुझे उसके लिए खुशी हुई। करण ने नर्क देखा था, लेक्सिंगटन चार्टर में उसने अपने हर क्लासमेट को मरते देखा था। वह आखिरी बचा हुआ छात्र था। आराध्या तकनीकी रूप से उसी स्कूल से बची दूसरी इंसान थी, लेकिन वह उस दिन डॉक्टर के पास होने के कारण वहां नहीं थी। और आराध्या की तेज, तीखी पर्सनैलिटी करण जैसे अंतर्मुखी इंसान के लिए आसान नहीं थी। इसलिए उसे सुकून पाते देख, शायद प्यार भी, मुझे कोई जलन नहीं हुई। रिया और नेहा भी आई थीं, लेकिन सिर्फ 2 बार। वजह समझ में आती थी। वे दोनों, रिया और नेहा थीं प्लेटिनम ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाली रूसी जुड़वा बहनें, जैसे किसी मैगजीन से निकल आई हों। जहां जाती, ध्यान खिंच ही जाता। जैक्सन टाउनशिप में भी जवान लड़कों की कमी नहीं थी। ब्रैड भी उनमें से एक था। प्रिया भी ध्यान खींचती थी। खूबसूरत औरतें यूं ही नजरअंदाज नहीं होतीं, लेकिन कोई ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। ब्रैड ने कोशिश की थी, अपनी घमंडी मुस्कान और बेहुदे कमेंट्स के साथ, लेकिन जब आराध्या की जानलेवा घूरन उस पर पड़ी, तो उसकी फ्लर्टिंग अपने आप कम हो गई। प्रिया ने अफवाहों को मुस्कुराकर टाल दिया। और अफवाहें थीं, बहुत सारी। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि प्रिया और मैं साथ हैं। शायद हमारे पास रहने की वजह से, या उस सहज जुड़ाव की वजह से। यह सोच एक अदृश्य ढाल बन गई थी, जो ज्यादातर चाहने वालों को दूर रखती थी।
प्रिया के लिए यह सुविधाजनक था। मेरे लिए, मैंने इसे कभी नकारा नहीं। हाँ, जब आराध्या ने पहली बार यह सुना कि हम कपल हैं, वह पल डरावना था। और फिर थी नंदिनी। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर नंदिनी चाहती तो किसी संक्रमित कुत्ते को भी दोस्त बना लेती। जैक्सन टाउनशिप के लोग उसे पसंद करते ही थे, खासकर उसका डार्क ह्यूमर। इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा आने वाले लोग थे मैं, प्रिया, आराध्या, नंदिनी, विवेक, सिंडी और करण। हम लगभग हर दूसरे दिन जाते थे। और फिर 5वें दिन करण ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। वह वहीं रहने का फैसला कर चुका था। रहना? मतलब यहीं? मैंने हैरान होकर पूछा था। उसने घबराते हुए लेकिन पक्के इरादे से सिर हिलाया। मुझे पता था यह सिर्फ जैस्मिन की वजह से नहीं था। वह मार्क जैसे बुजुर्गों और क्लारा से भी जुड़ गया था, जो उसे छोटे भाई की तरह देखती थी। आखिरकार मैंने उसे जाने दिया। नहीं, रुको। मैं कौन होता हूं जाने देने वाला? वह मुझसे ज्यादा छोटा भी नहीं था। उसने वह सब सहा था जो कई बड़ों को तोड़ दे। अगर उसे ऐसी जगह मिल गई थी जहां वह बिना डर सो सके, तो यह अच्छी बात थी। हाँ, एक स्वार्थी हिस्सा राहत भी महसूस कर रहा था, क्योंकि अब कम से कम सोने की जगह को लेकर विवेक और मेरे बीच चल रही जंग खत्म हो गई थी। अब हम इंसानों की तरह बेड़ बांट सकते थे। आज मैं फिर से जैक्सन टाउनशिप के म्यूनिसिपल ऑफिस के आंगन में खड़ा था। सिंडी आज शॉर्टवेव रेडियो लाई थी। मार्क उसे देखने वाला था। शायद कहीं और सर्वाइवर्स मिल जाए, मार्क ने कहा था। उम्मीद अच्छी थी, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा उम्मीद लगाने से रोका। विवेक, हमेशा की तरह, सिंडी के साथ था, उसका अनऑफिशियल बॉडीगार्ड। आज हमारे साथ प्रिया, आराध्या और नंदिनी भी थी। प्रिया और आराध्या सीधे किचन में चली गईं, लंच बनाने। मैं बाहर सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर रहा था। फायर स्पिटर ने उनकी सुरक्षा की कमजोरी दिखा दी थी। मैं लकड़ी की नुकीली खूंटियां पकड़े खड़ा था, तभी अरे आर्यन, क्या कर रहे हो? मार्टिन की आवाज आई। हम दोस्त बन चुके थे। मैंने खुद को संभाला। बस सोच रहा था। हम बाहर की तरफ गए। यह सिस्टम पैसिव है, मार्टिन बोला। कोई मशीन नहीं, बस लकड़ी और फिजिक्स। मैंने पहली खूंटी जमीन में गाड़ दी। तभी सावधान आर्यन, 2 संक्रमित आ रहे थे। मैंने बिना सोचे एक खूंटी उठाई और फेंक दी, सीधा सिर में। दूसरे को करीब जाकर खत्म किया। सब मुझे देखने लगे। तुम्हारे लिए यह बहुत आसान लगता है, मार्टिन ने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। प्रैक्टिस। लेकिन भीतर कहीं कुछ खटका। 2 हफ्ते पहले मैं ऐसा नहीं था। अब यह रूटीन बन चुका था। यह बढ़त थी, या कुछ खोना, अनुकूलन, या भ्रष्टता। स्पाइक्स लगाने के बाद की सफाई असली काम से भी ज्यादा डरावनी थी। मार्टिन ने हमें जोड़ियों में बांट दिया। हर टीम की जिम्मेदारी थी कि संक्रमित लाशों को घसीटकर कंपाउंड से काफी दूर ले जाए और उन्हें उस डिस्पोजल पिट में डाल दे, जो खास तौर पर इसी मकसद से खोदी गई थी। यह गंदा, बदबूदार और बेहद अप्रिय काम था, जिसके लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह जरूरी है। वह गड्ढा म्यूनिसिपल ऑफिस से लगभग आधा मील दूर था, हवा की दिशा को ध्यान में रखकर बनाया गया था ताकि बदबू वापस न आए और न ही स्कैवेंजर्स या दूसरे संक्रमितों का ध्यान खींचे। वह इतना गहरा था कि दर्जनों लाशें समा सकें, हालांकि शुक्र था कि हमें कभी एक साथ ज्यादा लाशें नहीं निपटानी पड़ी। कम से कम इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, मार्टिन ने कहा जब हम आखिरी लाश को खुरदरी जमीन पर घसीट रहे थे। पहले एक ही दिन में 10-15 संक्रमित दिख जाते थे। अब तो हफ्ते में 2-3 दिख जाए, वही बड़ी बात है। वह सही कह रहा था। जैक्सन टाउनशिप ने मुख्य सड़कों पर जो रक्षात्मक बैरियर बनाए थे, वे संक्रमितों को बस्ती से दूर मोड़ने में काफी कारगर साबित हो रहे थे। इसके साथ साथ नियमित गश्त,
जो भटके हुए संक्रमितों को खत्म कर देती थी। म्यूनिसिपल ऑफिस के आसपास का इलाका काफी हद तक सुरक्षित बन चुका था। इस सुरक्षा में इमारत की लोकेशन का भी बड़ा हाथ था। जहां ज्यादातर लोग घने शहरी इलाकों में बसना चाहते, वहीं जैक्सन टाउनशिप एक पुराने सबर्बन एरिया में था। आसपास इतनी छोड़ी हुई इमारतें थीं कि स्कैवेंजिंग हो सके, लेकिन इतनी भी नहीं कि संक्रमित बड़ी संख्या में जमा हो जाए या बिना दिखे करीब आ सकें। अलग थलग रहने के अपने फायदे हैं, मैंने हाथों से संक्रमितों का खून पोंछते हुए कहा। लेकिन कभी कभी लगता है कि हम बड़े आबादी वाले इलाकों से दूर रहकर कुछ मौके खो रहे हैं। किस तरह के मौके? मार्टिन ने शक भरे लहजे में पूछा। और ज्यादा संक्रमित? या संसाधनों के लिए और ज्यादा लड़ाई? यह बात भी सही थी। बड़े शहर निश्चित ही संक्रमितों से भरे होंगे और वहां मौजूद संसाधनों पर दूसरे सर्वाइवर ग्रुप्स का भी दावा होगा। फिर भी शहरी इलाकों की इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाईज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बेहतर मेडिकल सुविधाएं। मैंने कंधे उचका दिए। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें मैनहट्टन शिफ्ट हो जाना चाहिए, बस इतना कि कभी कभार रिस्की एक्सपीडिशन फायदेमंद हो सकती है। मार्टिन ने सोचते हुए सिर हिलाया। शायद, लेकिन यह फैसला मुझसे ज्यादा समझदार लोगों का है। मेरा काम बस इतना है कि इस जगह को इतना सुरक्षित रखूं कि हम ये बातें कर सकें। जब हम सफाई पूरी कर वापस लौटे, तो दोपहर की धूप आंगन में लंबी परछाइयां डालने लगी थी। दिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सबसे भारी काम पीछे छूट चुका था। म्यूनिसिपल ऑफिस के अंदर दाखिल होते ही मैं चौंक गया। दरवाजे के पास जैस्मिन खड़ी थी। वह दीवार से ऐसे टेक लगाए खड़ी थी जैसे संयोग से वहां हो, लेकिन उसकी नजरें साफ बता रही थीं कि वह मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी। उसके कंधों तक आते चेस्टनट बाल सीमित साधनों के बावजूद हमेशा सलीके से सजे रहते थे। वह ऐसी खूबसूरत थी जो किसी भी कॉलेज कैंपस में आसानी से लोकप्रिय हो जाती। और सबसे अहम बात, वह सबकी नज़र में करण की अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी। तुम हमेशा बहुत मेहनत करते रहते हो, आर्यन, उसने हल्की सी घबराई मुस्कान के साथ कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए माथे का पसीना पोंछा। किसी को तो करना ही पड़ता है। ब्रैड तो भारी काम के लिए आगे आने वाला नहीं। इस पर वह खुलकर हंस पड़ी। जैस्मिन ने कदम बढ़ाकर पास रखे तौलियों में से एक साफ तौलिया मुझे दिया। म्यूनिसिपल ऑफिस में हर चीज के लिए सिस्टम बन चुका था, यहां तक कि बाहर से लौटने वालों के लिए सफाई का इंतजाम भी। धन्यवाद, मैंने कहा और गर्दन व बाजुओं का पसीना पोंछने लगा। स्पाइक्स लगाना ज्यादा थकाऊ नहीं था, लेकिन धूप और संक्रमितों से निपटने की टेंशन ने शरीर को चिपचिपा कर दिया था। तो मैंने बातचीत को हल्का रखने की कोशिश की। करण के साथ सब कैसा चल रहा है? तुम दोनों काफी साथ दिखते हो। सवाल सीधा साधा था। अक्सर दोनों साथ कष्ट करते, साथ खाते या कॉमन एरिया में धीरे धीरे बातें करते दिख जाते थे। करण की शुरुआती झिझक जानने के बाद यह सब देखना अच्छा लगता था। लेकिन जैस्मिन थोड़ा चौंक गई। अच्छा ही है, शायद, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ और छिपा था। लेकिन आर्यन। हाँ? क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय? जैस्मिन। करण की आवाज पीछे से आई। वह हाफता हुआ आया, जैसे जल्दी में हो। क्या हुआ, करण? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं, उसने जल्दी से कहा। बस जैस्मिन की मां उसे बुला रही थी। फैमिली मीटिंग है। जैस्मिन के चेहरे पर साफ निराशा झलक आई। उसने करण को ऐसी नजर से देखा जैसे यह रुकावट उसे बिल्कुल पसंद न आई हो। फिर भी वह बिना बहस किए अंदर चली गई। बाद में बात करेंगे, आर्यन, उसने मुड़ते हुए कहा, इस तरह जैसे बातचीत अधूरी छोड़ने का इरादा हो। मैंने उसे जाते देखा और करण की तरफ भौं उठा दी। उसका बहाना कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक लगा। खैर, मैंने सिंडी और विवेक को एक साइड रूम में पाया, जिसे कम्युनिकेशन सेंटर बना दिया गया था। वहां मार्क और कुछ दूसरे लोग भी थे। शॉर्टवेव रेडियो अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस लग रहा था।
कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। सिंडी ने डायल से नजर हटाकर कहा, काफी बेहतर। मार्क ने सिग्नल और एंटीना डिजाइन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अब रेंज भी ज्यादा है और क्वालिटी भी। मार्क ने सिगरेट के साथ सिर हिलाया। इसमें कुदरती समझ है। थोड़ी और प्रैक्टिस हुई तो यह ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेटर्स से बेहतर चलाएगी। कोई और सर्वाइवर मिले? मैंने पूछा। कुछ ऑटोमेटेड डिस्ट्रेस सिग्नल, विवेक बोला, लेकिन पुराने हैं। ज्यादातर शुरुआती दिनों के ब्रॉडकास्ट लूप्स। निराशाजनक था, लेकिन हैरानी की बात नहीं। अगर कहीं कोई मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड बना होगा, मैंने सोचा, तो शायद वॉशिंगटन डीसी। विवेक ने गंभीरता से सोचा। हो सकता है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में कुछ नहीं बचा तो कहीं भी पक्का बेस बन पाना मुश्किल है। वहां जाकर पता लगाने के लिए शुभकामनाएं, सिंडी ने कहा। इतनी दूर जाना, बिना फ्यूल और इतने खतरों के। किसने कहा कि जाना है? विवेक मुस्कराया। मैं तो यही ठीक हूं। है ना, आर्यन? हाँ, लगा हूं। मैंने कहा। अभी तो सब ठीक चल रहा है। हालांकि मन में कहीं न कहीं शक था, क्या यह हमेशा यूं ही रहेगा? लेकिन वह चिंता किसी और दिन के लिए थी। अभी हमारे पास स्थिरता थी, सुरक्षा थी और भविष्य की प्लानिंग की फुर्सत। इस दुनिया में यह बहुत बड़ी जीत थी। अरे, यह क्या है? थ्रीसम? यह बेहुदा कमेंट सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। नंदिनी। वह पीछे से आ चुकी थी, विवेक, सिंडी और मुझे रेडियो के पास देखकर शरारती मुस्कान के साथ। नंदिनी, भगवान के लिए। सिंडी ने आंखें घुमाई। सॉरी, सॉरी। नंदिनी ने हाथ उठाए। लेकिन वहां से तो तुम लोग काफी करीब लग रहे थे। तुम्हें हर चीज गलत ही लगती है। मैंने कहा। तुम किराने की लिस्ट में भी डबल मीनिंग निकाल लो। उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, सच में? दूध, ब्रेड और केले, मैं इसे 30 सेकंड में स्कैंडल बना दूं। कृपया मत करो, विवेक ने कहा। लेकिन नंदिनी की नजर मुझ पर टिक चुकी थी। और इससे पहले कि मैं पीछे हटता, वह मेरी पीठ पर चढ़ गई। अरे, क्या कर रही हो? मैं लड़खड़ाया। वाह, कितने मजबूत कंधे हैं, वह बोली, मेरी गर्दन पर ठुड्डी टिकाते हुए। कमरे में सब हमें घूरने लगे। नंदिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे उतरो, मैंने कहा। सब देख रहे हैं। देखने दो। वह हंसी। इंटरनेट नहीं है, एंटरटेनमेंट तो चाहिए। शर्म नाम की चीज उसे सच में नहीं पता थी। आखिर वह नीचे उतरी, लेकिन जाते जाते बोली, ज्यादा काम, कम मजा, आर्यन को बोर बना देगा। मैं बस लोगों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने कहा। वह हंसी। हाँ, मैंने देखा है तुम्हारा काम। यहां आधी लड़कियां तुम्हें घूरती रहती हैं। क्या? नंदिनी ने कान के पास फुसफुसाया। ओह, भोले आर्यन। तुम अब हाई स्कूल वाले वही पुराने इंसान नहीं रहे। और वैसे भी हम साथ सो चुके हैं। मेरा चेहरा जलने लगा। नंदिनी। चुप। वह जोर से हंसी। क्या तुम नहीं चाहते कि प्रिया को पता चले? मेरे कदम रुक गए। वह अचानक नीचे कूदी, मेरी शर्ट पकड़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, फिर से सेक्स करना है, आर्यन? मैं जड़ हो गया। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। थप्पड़ सीधा मेरी पीठ पर। काफी सख्त है। वह हंसते हुए दूर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। यह लड़की अब भी मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सच यह है, मैं उससे थोड़ा प्यार करने लगा हूं। जैक्सन टाउनशिप म्यूनिसिपल ऑफिस की फ्लोरोसेंट लाइट्स पार्किंग एरिया में लंबी परछाइयां डाल रही थीं, जब हम आखिरकार निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11 बजकर काफी आगे हो चुका था। मैंने नजर घुमाकर आराध्या की तरफ देखा।
वह प्रिया की कार के सहारे बाहें मोड़े खड़ी थी और झुंझलाहट में पैर थपथपा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, साफ दिख रहा था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। प्रिया की खुदघोषित बॉडीगार्ड बनकर रहना आसान काम नहीं था, खासकर तब जब उसकी बहन की सहज दयालुता 50 मील के दायरे में मौजूद हर अकेले इंसान को अपनी ओर खींच लेती थी। आराध्या ने मुझे उसे देखते पकड़ लिया और ऐसी नजर डाली जिसका मतलब साफ था। आखिरकार उसकी स्थायी नाराजगी के बावजूद मैं समझ चुका था कि उसकी यह सुरक्षा भावना सच्चे प्यार से आती है। वह किसी छोटे लेकिन आक्रामक टेरियर जैसी थी, प्रिया की कोमलता का फायदा उठाने वालों के लिए पूरी तरह भौंकने काटने को तैयार। यह चिढ़ाने वाला था, लेकिन किसी अजीब तरह से प्यारा भी। ठीक है, चलो निकलते हैं, इससे पहले कि आराध्या फट ही जाए, विवेक ने चाबियां खनकाते हुए कहा। हम 2 कारों में बंट गए। प्रिया, विवेक, सिंडी और अब भी बड़बड़ाती आराध्या एक कार में बैठे, जबकि मैं खुद को नंदिनी की कार की पैसेंजर सीट पर पाता हूं। नंदिनी ने चाबी घुमाई और इंजन की हल्की सी गुर्राहट के साथ कार चल पड़ी। जैसे ही हम यार्ड से निकले, मैंने साइड मिरर में म्यूनिसिपल ऑफिस को छोटा होता देखा। आज का दिन उनके साथ अच्छा था ना? नंदिनी ने कहा। उसके हाथ आराम से स्टीयरिंग व्हील पर थे। मैंने देखा, उसने फिर से नाखून काले रंग से पेंट किए थे। हाँ, मैंने सीट से टिकते हुए कहा। मैं आमतौर पर भीड़ में सहज नहीं होता, लेकिन आज सही लगा। मार्टिन के साथ काम करना और फिर नंदिनी, प्रिया, विवेक और सिंडी के साथ समय बिताना, यह सब अच्छा ही था। मैं लगभग करण वाला रास्ता चुन ही लेती। नंदिनी ने अचानक कहा। करण वाला रास्ता? मैंने उसकी प्रोफाइल की तरफ देखते हुए पूछा। मतलब घर छोड़कर वहीं स्थायी रूप से बस जाना, उसने कहा। यह सुनकर मेरे अंदर ठंड सी दौड़ गई। तुम गंभीर हो? नंदिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें सड़क पर टिकी रहीं। शायद। क्या हमारे साथ उसी घर में रहना तुम्हें अजीब लगता है? मैंने हल्के लहजे में पूछने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं। हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद उसे मेरे साथ रहना असहज लग रहा हो। लेकिन नंदिनी और ऑकवर्ड, ये दोनों शब्द एक साथ सोच पाना ही मुश्किल था। नंदिनी ने मेरी ओर देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखों की शरारत चमक रही थी। तुम घबराते हुए बहुत क्यूट लगते हो, आर्यन। मैं घबरा नहीं रहा। मैंने विरोध किया। चिंता मत करो। उसने मेरा घुटना थपथपाया। मम्मी नंदिनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आजकल औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी कीमती मर्दानगी की जान देकर रक्षा करूंगी। मैंने कराहते हुए चेहरा ढक लिया। तुम कभी नहीं रुकने वाली हो, है ना? वह हंस पड़ी। इसके बावजूद यही तो बात थी जो मुझे नंदिनी में सबसे ज्यादा पसंद थी, हर जटिल हालात में भी हास्य ढूंढ लेना। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने वह सवाल पूछ लिया जिससे मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। क्या तुम प्रिया से प्यार करते हो, आर्यन? अचानक यह क्या पूछ रही हो? मैंने कहना शुरू किया, लेकिन शब्द खोखले लगे। इन नीली आंखों को देख रहे हो? नंदिनी ने नाटकीय अंदाज में अपनी तरफ इशारा किया। इनके पास सुपर पावर है। और यह पावर कहती है कि तुम प्रिया से प्यार करते हो, सच में, गहराई से। वही प्यार जिसमें आदमी चोरी छिपे उसे देखता है और चेहरे पर बेवकूफी मुस्कान आ जाती है। मेरा मुंह सूख गया। नंदिनी। लेकिन यही आंखें यह भी कहती हैं। उसकी आवाज नरम हो गई। कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो। मतलब तुम एक ही समय में कई औरतों से प्यार कर रहे हो। काफी प्रभावशाली। मैंने मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह सही थी, पूरी तरह, बेरहमी से सही। और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह स्थिति को कितना कम आंक रही है। सच तो यह था कि मेरे दिमाग के किसी कोने में अब भी सिया थी। और हाल ही में रिया भी। मेरी भावनाएं एक उलझा हुआ जाल बन चुकी थीं। मैं अजीब हूं ना? मैंने आखिरकार कहा। नंदिनी का चेहरा नरम पड़ गया। एक अजीब दुनिया में
अजीब आदमी ही सामान्य होता है। और तुम तो हैंडसम अजीब हो, इसलिए माफ। तुम खुद क्या सोचती हो? मैंने पूछा। मजाक छोड़कर, सच में? वह कुछ देर चुप रही। उंगलियां स्टीयरिंग पर थपथपाती रहीं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे नफरत करूंगी? उसने धीरे से पूछा। कि तुम्हें किसी गंदे, हवसी इंसान की तरह देखूंगी? थोड़ा सा। मैंने ईमानदारी से कहा। नहीं। उसने सीधे कहा। सच में? उसने सिर हिलाया। कोई और होता तो घटिया लगता, लेकिन मीठे से आर्यन के मामले में यह प्यारा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं कुछ नहीं कह पाया। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से उससे प्यार करने लगा हूं। तो मैंने गहरी सांस ली। क्या तुम मेरे साथ कुछ ट्राई करना चाहोगी? सच में बात करना। मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने किसी को नहीं बताईं। नंदिनी के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। एक पल को लगा वह फिर मजाक में टाल देगी, लेकिन उसने सड़क की तरफ देखते हुए बस कहा, दिन चुन लेना। मैं मुस्कुरा उठा। कुछ मिनट बाद कंकड़ की परिचित आवाज के साथ हम घर पहुंच गए। प्रिया की कार पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि आराध्या बाहर कूद पड़ी। उसकी थकान हर कदम में झलक रही थी। वह किसी वजह से परेशान लग रही थी। प्रिया उसके पीछे पीछे तेजी से गई। बेक्का, रुको, प्रिया ने पुकारा। लेकिन आराध्या पहले ही अंदर जा चुकी थी। उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। प्रिया दरवाजे पर रुक गई। दूर से भी उसका अपराधबोध साफ दिख रहा था। दोनों बहुत ज्यादा खुद पर दबाव डालती हैं। नंदिनी ने बुदबुदाया। हम अंदर आए। रिया, नेहा और डेजी हमारी आवाज सुनकर नीचे आ गईं। आज टाउनशिप कैसा रहा? नेहा ने पूछा। नंदिनी ने पूरा दिन रंगीन अंदाज में सुना दिया, खास तौर पर मेरे सबसे शर्मनाक पल। और फिर आर्यन लगभग 3 बार एक ही दरवाजे से टकरा गया क्योंकि वह घूर रहा था। बस, बहुत हुआ। बातों बातों में मैंने रिया को मेरी तरफ देखते पाया। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। थकान धीरे धीरे सब पर हावी होने लगी। आखिर में मैं ऊपर गया। रात के 12:47 बज रहे थे। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा। नीचे गया। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरी। मोमबत्तियों की रोशनी। और वहां रिया। फायर स्पिटर की घटना के बाद आर्यन समझ चुका था कि अब सच को और टालना ठीक नहीं है। उसे रिया से सब कुछ साफ साफ बात करनी ही थी, दुल्हन वायरस के बारे में, उससे जुड़े खतरों के बारे में, और इस बात के बारे में कि इसका असर रिया के भविष्य पर क्या पड़ सकता है। प्रिया को वह पहले ही सच बता चुका था, लेकिन रिया से बात करना उसे ज्यादा डरावना लग रहा था। रिया शांत रहने वाली थी, अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर नहीं करती थी। 2 दिन तक खुद से लड़ने के बाद आखिरकार आर्यन ने उसे सब कुछ बता दिया। रिया स्तब्ध रह गई। एलियन वायरस, संक्रमित लोग, और यह सच्चाई कि अगर वायरस नियंत्रित न रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं, यह सब उसके लिए बहुत भारी था। जब आर्यन ने यह भी बताया कि वायरस को स्थिर रखने के लिए उनके बीच एक गहरा भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव जरूरी है, तो रिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कई दिनों तक आर्यन को लगा कि उसने रिया को खो दिया है। लेकिन सच यह था कि रिया नफरत से नहीं, बल्कि सदमे और उलझन की वजह से दूर गई थी। 3 दिन बाद वायरस के लक्षण दिखने लगे। सिरदर्द और कमजोरी। तब रिया खुद आर्यन के पास आई। दोनों ने शांति से बात की। बातचीत में खामोशी ज्यादा थी, लेकिन सच भी उतना ही साफ था। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। उस रात बेसमेंट में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी। माहौल गंभीर था, लेकिन सुरक्षित भी। रिया घबराई हुई थी, फिर भी उसने पीछे हटने से मना कर दिया। अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। वह पल जल्दबाजी का नहीं था। वह डर के बावजूद साथ खड़े रहने का फैसला था। दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम हुआ। हर स्पर्श में झिझक थी,
लेकिन उससे ज्यादा एक दूसरे की परवाह थी। रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उस रात सिर्फ शरीर नहीं जुड़े, भरोसा और स्वीकार भी जुड़ा। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई। नेहा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर नेहा चुपचाप मुड़कर चली गई। रिया की आंखों में अपराधबोध झलक आया। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। हम सब संभाल लेंगे, उसने भरोसे से कहा। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। वायरस स्थिर था, लेकिन भावनाएं, उन्हें समझना और संभालना अभी बाकी था। चरम पल के बाद रिया थकी हुई सी चादर पर ढह गई। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से हल्का सा चमक रहा था। बाल उसके चेहरे से चिपके थे और आंखें अधखुली थीं, जैसे वह अभी भी उस एहसास से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। आर्यन खुद भी भीतर से हिल चुका था, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन बेचैन। वह जानता था कि यह पल सिर्फ शारीरिक नहीं था। इसमें भरोसा, डर और मजबूरी सब कुछ मिला हुआ था। रिया धीरे धीरे करवट लेकर लेटी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, टूटी सी। आर्यन। उसने आंखें फेर लीं, शर्म और थकान के मिले जुले भाव के साथ। आर्यन उसके पास बैठ गया और सावधानी से उसे सहारा दिया। उसके कंधों पर एक साफ चादर डालते हुए बोला, ठीक है, आराम करो। उसने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। रिया ने कांपते हाथों से उसे लिया और कुछ घूंट पिए। अगर ज्यादा हो गया हो तो सॉरी, आर्यन ने धीरे से कहा। रिया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हम दोनों ही बह गए थे। लेकिन उसी पल एक चेहरा आर्यन के दिमाग में उभर आया, नेहा। सीढ़ियों पर खड़ी, सन्न, सब कुछ देखती हुई। रिया के लिए वह याद और भी ज्यादा भारी थी। उसका शरीर सिमट गया। मैं नेहा से बात करूंगी, उसने मुश्किल से कहा। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर कांप गए। आर्यन ने तुरंत उसे थाम लिया। धीरे, उसने कहा। कुछ ही देर बाद रिया ने खुद को संभाल लिया। अब ठीक है, उसने कहा। जब वे ऊपर आए, तो लिविंग रूम में रुक गए। नेहा सोफे पर बैठी थी। बाहें क्रॉस थीं, चेहरा सख्त साफ था, वह इंतजार कर रही थी। तो खत्म हुआ, नेहा ने ठंडी आवाज में कहा। रिया का गला सूख गया। नेहा, मैं समझा सकती हूं। कब से? नेहा ने सीधे पूछा। रिया झिझक गई। ये दूसरी बार है, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। नेहा की आवाज में थकान और दुख था। रिया, तुम उसे 2 हफ्ते भी ठीक से नहीं जानती। आर्यन चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। सच यही था, हालात ने सब कुछ बहुत तेजी से बदल दिया था। रिया की आंखों में आंसू भर आए। आर्यन आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। ये उसकी गलती नहीं है, उसने साफ कहा। नेहा कुछ बोल पाती, उससे पहले आर्यन ने अपना हाथ उठाया। हवा में अजीब सी हरकत हुई। हरे रंग की ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगी। उसकी बाह पर उभरा हुआ निशान हल्की रोशनी देने लगा। नेहा की आंखें फैल गईं। ये क्या है? मैं सामान्य इंसान नहीं हूं, आर्यन ने कहा। उसने रिया का हाथ धीरे से उठाया। क्या तुम्हें उसके काटने का निशान याद है? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। वह संक्रमित हो चुकी थी, आर्यन बोला। अगर मैंने उसकी मदद न की होती, तो वह बच नहीं पाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन ने सब कुछ बता दिया। दुल्हन वायरस, उसकी ताकत, और यह सच्चाई कि रिया की हालत सिर्फ उसी वजह से स्थिर है। उसने यह भी समझाया कि यह रिश्ता सिर्फ चाहत का नहीं, बल्कि जरूरत का भी है। कि बाहर एलियन ताकते हैं, संक्रमित हैं, और वे सब एक बड़े खतरे के बीच फंसे हैं। नेहा सोफे पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे उलट गई थी। अब समझ आया, उसने धीमे से कहा,
लेकिन आवाज कांप रही थी। रिया पास आई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा, प्लीज। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने दोनों बहनों को अकेला छोड़ना बेहतर समझा। धीरे से मुड़कर वह अपने कमरे की ओर चला गया। जब मेरी चेतना धीरे धीरे वापस लौटी तो सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की वह थी पीठ का वह दर्द न होना जो आमतौर पर म्यूनिसिपल ऑफिस में ज्यादा काम करने के बाद होता था। उसकी जगह एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे मेरा शरीर रातों रात फिर से चार्ज हो गया हो। मैंने अंगड़ाई ली। मेरी मांसपेशियां असामान्य रूप से आसानी से प्रतिक्रिया दे रही थीं। संक्रमितों से रोज की लड़ाइयों के कारण जो थकान और दर्द मेरी आदत बन चुके थे वे लगभग गायब थे। पिछली रात रिया के साथ बिताए पल मेरे दिमाग में गर्म एहसास की तरह गूंज रहे थे। मुझे यह एहसास हो रहा था कि वह सिर्फ शारीरिक नज़दीकी नहीं थी, उसमें कुछ गहराई थी। मैं करवट लेकर छत की उखड़ी हुई वॉलपेपर को देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डुलाहन वायरस से पीड़ित लोगों पर नज़दीकी संपर्क का स्थिर करने वाला असर आमतौर पर सिर्फ महिलाओं पर माना जाता था, कम से कम मैं तो यही सोचता था। लेकिन यह अलग था। ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ रिया को फायदा हुआ हो। मुझ में भी कुछ बदल गया था। जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही यकीन होने लगा। जब मुझे संक्रमण का पता चलने के बाद ऐसी नज़दीकी मिली, मैं खुद को बदला हुआ महसूस करता रहा था। सिर्फ संतुष्ट नहीं, बल्कि सच में ज्यादा मजबूत। मेरी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई थीं, सहनशक्ति बढ़ गई थी और मेरे अंदर छुपे उस जानवर पर मेरा नियंत्रण पहले से बेहतर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार यह नज़दीकी वायरस को पोषण दे रही हो और मैं उसे दबाने के बजाय उसकी ताकत को साधना सीख रहा हूं। यह विचार रोमांचक भी था और डरावना भी। क्या यह मेरी हालत का कोई विकृत विकास था? क्या मैं उन प्राणियों जैसा बन रहा था जिनसे हम लड़ते थे, या फिर मैं उसी चीज को काबू में करना सीख रहा था जो मुझे खत्म कर सकती थी? मैं किसी ऐसे विशाल, बेकाबू जीव में नहीं बदलना चाहता था जिसकी इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हों। तभी नीचे से आती खाने की खुशबू ने मेरी सोच तोड़ दी। तेल और किसी नमकीन चीज की सुगंध ने मेरे पेट को जोर से गुड़गुड़ाने पर मजबूर कर दिया। लगता है बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ भूख भी बढ़ जाती है। मैंने कल के कपड़े पहने, आजकल हमारे पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे, और नीचे चला गया। रसोई का दृश्य हालात के मुकाबले असामान्य रूप से सामान्य लग रहा था। प्रिया पुराने गैस चूल्हे के सामने खड़ी थी, बालों को पोनीटेल में बांधे, हाथ में पलटा लिए हुए। उसके फ्लैनल शर्ट की बाहें कोहनी तक चढ़ी हुई थीं, जिससे उसकी पतली मगर मजबूत भुजाएं दिख रही थीं। खानाबदोश जिंदगी ने उसे और मजबूत बना दिया था। आराध्या पास ही खड़ी थी, मदद करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसके हाथों की हिचकिचाहट साफ बता रही थी कि वह अभी रसोई में सहज नहीं थी। वह अंडों का डिब्बा ऐसे पकड़े थी जैसे वह किसी भी पल फट सकता हो। ध्यान से, प्रिया ने नरमी से कहा, जब उसने आराध्या के हाथों को अंडा तोड़ने में मदद की। ज्यादा जोर नहीं, बस हल्का सा ठक, फिर अंगूठों से लो हो गया। आराध्या ज्यादा दिलचस्पी से नहीं देख रही थी। वह बस अपनी बहन की मदद कर रही थी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ लोग गायब हैं। घर आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। रिया और नेहा रसोई में नहीं थीं, और मुझे पूरा शक था कि यह इत्तेफाक नहीं था। पिछली रात मेरा जाना शायद वही बातचीत ले आया था जिससे मैं बचना चाहता था। नेहा का रिया से हमारे रिश्ते को लेकर सवाल करना, या जो भी हमारे बीच था, मुझे बेचैन कर रहा था। विवेक और सिंडी भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके कारण अलग थे। पिछली रात मेरी दी हुई सलाह उसने तुरंत अमल में ला ली थी। ओह आर्यन, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही समय पर आए हो। फ्राइड एग्स खाओगे? ज्यादा बना दिए हैं। जरूर, धन्यवाद, मैंने कहा। डाइनिंग टेबल पुरानी ओक की बनी थी, कभी किसी परिवार की रोज की जगह रही होगी, अब हमारी सामूहिक शरण। टेबल के एक सिरे पर एक अजीब सी जोड़ी बैठी थी। डेजी और सुहानी पास पास थीं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग। डेजी बेचैनी से हिलती डुलती, बात करने को बेताब, जबकि सुहानी अपनी मोटी किताब में डूबी हुई, उसका चेहरा साफ कह रहा था, डिस्टर्ब मत करना। गुड मॉर्निंग, डेजी ने मुस्कुराकर कहा।
नंदिनी अभी सो रही है? हाँ, डेज़ी हंस पड़ी। कल बहुत थक गई थी। मैंने सिर हिलाया। म्यूनिसिपल ऑफिस में उसकी उछलकूद और लगातार बातें। थकान तो आनी ही थी। कुछ पल बाद डेज़ी ने हिचकिचाते हुए पूछा, आर्यन, क्या तुम कुछ खास ले रहे हो? क्या? मैं चौंक गया। वह लाल हो गई। मतलब? स्टेरॉयड या ऐसा कुछ? सुहानी की किताब हल्की सी हिली, मुझे यकीन था कि वह मुस्कुरा रही थी। नहीं, मैंने संयम से कहा। मैं पहले भी संक्रमितों से लड़ता था। डेज़ी ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैंने सोचा, शायद रिया के लिए। और फिर वह बात कह ही दी। तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए मजबूत बनना चाहते हो। पूरा घर जैसे जम गया। गलतफहमी है, मैंने कहा। मैं कोई अजीब चीज नहीं लेता। बस जल्दी ग्रोथ स्पर्ट आ गया। डेज़ी शर्मिंदा हो गई। सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने नरमी से कहा। फिर वह अचानक सीधी बैठ गई। अगर तुम्हें सच में रिया पसंद है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसकी रक्षा करोगे, है ना? उसकी मासूम गंभीरता ने मुझे चुप करा दिया। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, मैंने कहा। उसने बताया कि कैसे रिया और नेहा ने स्कूल में उसे बचाया था, कैसे उन्होंने उसे अपना लिया। उसके माता पिता शायद अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सिर्फ रिया और नेहा ही नहीं, मैंने उसका हाथ हल्के से छूते हुए कहा, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने मुस्कुराकर मजाक में कहा, बाकी सब भी तुम्हें बचाएंगे, बस सुहानी को छोड़कर। उस पर पूरा भरोसा मत करना। डेज़ी हंस पड़ी। सुहानी ने किताब नीचे कर मुझे ठंडी नजर से देखा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। प्रिया ने अंडों की प्लेटें परोस दी थीं। हर प्लेट एकदम सही मात्रा में थी और तवे से उतरते ही भाप छोड़ रही थी। सुनहरे अंडे की जर्दी साबुत थी और सफेदी बिल्कुल सही तरह से पकी हुई। इतने सीमित साधनों और इस पुराने से घर के उपकरणों के बावजूद उसका इतना अच्छा खाना बना पाना वाकई हैरान करने वाला था। मैंने पहला कॉल लिया और उस जाने पहचाने सुकून को महसूस किया। फिर से कमाल का बना है, प्रिया, मैंने कहा, ताकि मेरी तारीफ उसकी आवाज तक साफ पहुंचे। धन्यवाद, वह मुस्कुराते हुए बोली और अपनी प्लेट लेकर बैठ गई। मैं भी अनजाने में मुस्कुरा दिया। पल बहुत साधारण था, लेकिन सुकून भरा। तभी मेरी नज़र सामने बैठी आराध्या पर पड़ी। उसकी घूरती नज़र ने मेरी मुस्कान हल्की सी रोक दी और मैं नज़रें हटा ले गया। उसकी आंखों में शक और सतर्कता साफ झलक रही थी। उसके नज़रिए से देखे तो हमारी हल्की फुल्की बातें, सहज मुस्कानें, सब कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे हम एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हों। यह ख्याल ठंडे पानी की तरह मुझ पर गिरा। रुको, क्या हम सच में फ्लर्ट नहीं कर रहे थे? हम दोनों बहुत सहज थे, शायद जरूरत से ज्यादा। हमारी बातचीत में एक ऐसी नज़दीकी आ गई थी जिसे आसानी से गलत समझा जा सकता था, या शायद बिल्कुल सही समझा जा रहा था, जो और भी परेशान करने वाली बात थी। मेरे खाना सराहने पर प्रिया का यूं चमक उठना, हमारी आंखों का कुछ पल ज्यादा रुक जाना, आराध्या, जो उसकी छोटी बहन थी, इन सब इशारों को सबसे पहले पकड़ने वाली थी। माहौल को संभालने के लिए मैं सुहानी की ओर मुड़ा, जो पूरी एकाग्रता से अपने अंडे खा रही थी, जैसे यह उसका रोज का वैज्ञानिक प्रयोग हो। आमतौर पर वह अपने कमरे और किताबों से बाहर नहीं निकलती थी। जाहिर था कि प्रिया ने ही उससे नाश्ते के लिए पूछा होगा और उसने अपने खास छोटे से सिर हिलाने से हामी भर दी होगी। तुम्हें कैसा लगा, मी? मैंने पूछा। सुहानी ने कौर खाते खाते मुझे देखा। हम इतने करीबी कब हो गए कि तुम मुझे नाम से बुलाने लगे, अब्राहम लिंकन? उसने सूखे लहजे में कहा और फिर सटीक तरीके से अंडा काटने लगी। डेज़ी भ्रमित हो गई। अब्राहम लिंकन? ये इसका निकनेम है, आराध्या ने तीखे स्वर में बताया। क्योंकि ये न्यूयॉर्क के किसी थर्ड रेट स्कूल से आया है। आराध्या, प्रिया ने तुरंत डांटा। ये बदतमीजी है। आराध्या ने कंधे उचका दिए। मैं तो सच बता रही हूं। प्रिया ने थकी सी सांस ली और मुझे माफी भरी मुस्कान दी।
मैंने हल्का सा सिर हिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया की राहत भरी मुस्कान ने आराध्या के शक को और गहरा कर दिया। फिर अचानक, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? आराध्या झटके से खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी जोर से घिसटी। प्रिया चौंक गई। आराध्या, क्या हो गया है? क्या हो गया? आराध्या फट पड़ी। तुम ही तो हो जो गलत हो। तुम इससे इतनी करीब कब से हो गई? प्रिया शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कंधों की सख्ती सब कुछ बता रही थी। हम सब ने बहुत कुछ साथ झेला है, आराध्या। मुझे बेवकूफ मत समझो। उसकी आवाज टूटने लगी। इतनी जल्दी? इतनी ज्यादा नजदीकी? क्या तुम उससे प्यार करती हो? प्रिया की आंखें फैल गईं। उसकी गर्दन तक लालिमा चढ़ाई। वह न मेरी ओर देख पाई, न अपनी बहन की तरफ। कमरे में सन्नाटा छा गया। आराध्या कुछ कहने का इंतजार करती रही, लेकिन जब इनकार नहीं आया, तो उसे सब समझ में आ गया। ना, नहीं। वह सिर हिलाती हुई भाग गई। ऊपर सीढ़ियों से उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज गूंज उठी। आराध्या! प्रिया तुरंत उठी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। रसोई में अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही पेज बार बार पढ़ रही हूं, सुहानी ने सूखे लहजे में कहा। बोरिंग। वह बर्तन धोने लगी। जाते जाते उसके खुले दरवाजे से मुझे मिस आइवी की झलक मिली, फर्श पर पालथी मारकर, आंखें बंद किए, जैसे किसी सेज मोड में जाने वाली हो। उस कमरे में आखिर चल क्या रहा है? सुहानी अंदर चली गई। अब मैं अकेला रह गया, आराध्या की जलन और डेजी की उत्सुक नजरों के बीच। डेजी बार बार मुझे देख रही थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। तभी सीढ़ियों की आहट आई। रिया और नेहा नीचे आईं। या शायद आग में घी डालने आई थीं, कल रात के बाद। रिया, नेहा, डेजी खुशी से बोली। आज तो देर से उठीं। रिया बहुत जोर से खर्राटे ले रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हे। रिया शर्मा गई। रिया की नजर मुझसे मिली, पल भर के लिए, और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। नेहा ने यह देख लिया। आर्यन, उसने शांत स्वर में कहा, क्या मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकती हूं? हाँ, मैंने सिर हिलाया। हम पीछे वाले बगीचे में आ गए। वहां हमने सब्जियां उगानी शुरू की थीं। मार्गरेट जैक्सन टाउनशिप कम्युनिटी से हमें बीज दे गई थी। नेहा रुक गई। जो मैंने कल देखा, वह सच था, उसने कहा। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन मेरा पेट कस गया। रिया तुम्हारा बचाव कर रही थी, नेहा ने कहा। मैं उस पर भरोसा करती हूं। फिर उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारे पास रहने से रिया खतरे में है? मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ। कुछ पल बाद, जब रिया पूरी तरह स्थिर हो जाएगी, नेहा बोली, मैं उसे लेकर यहां से चली जाऊंगी। क्या? मैं तुमसे जाने को नहीं कहूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। मैं ही उसे कहीं और ले जाऊंगी। उसने एक सैटेलाइट फोन निकाला। मेरे पिता हमें लेने आ जाएंगे। मेरा दिल बैठ गया। वह जिंदा हैं, उसने कहा। मैं उनसे छुप रही थी, लेकिन उनके पास रिया सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे पिता कौन हैं? मैंने पूछा। वह जिंदा हैं, उसने दोहराया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। रिया को बचाने के लिए धन्यवाद। वह वापस घर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, दिल तेज धड़कता हुआ। हाँ, अब समझ आया। मैं सच में रिया से प्यार करने लगा हूं। नेहा के पीछे वाले दरवाजे से गायब हो जाने के बाद मैं कई लंबी मिनटों तक वहीं खड़ा रहा। सामने करीने से लगी नन्ही पौधों की कतारें थीं, लेकिन मैं उन्हें सच में देख नहीं पा रहा था। सुबह की धूप और ऊपर चढ़ चुकी थी, हवा में हल्की गर्माहट थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। शायद मैं बिल्कुल उस इंसान जैसा दिख रहा था, जिसका दिल टुकड़ों में टूट चुका हो। झुंझलाहट में मैंने बाल खुजाते हुए एक लंबी,
भारी सांस छोड़ी, जैसे उस सांस के साथ सारी निराशा और बेचैनी बाहर निकल रही हो। अजीब तरीके से सब कुछ समझ में भी आता था। अगर उनके पिता वाकई इतने ताकतवर हैं, तो उनकी सुरक्षा में लौटना स्वाभाविक है। लेकिन यह बात कि नेहा ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं उनके साथ जा सकता हूं, इससे साफ हो गया कि वह सुरक्षित जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि वे उसकी बेटियां हैं। हम जैसे लोग वहां बस अनजान, बेकार बोझ होंगे। आखिर कैसा पिता होगा जो अपनी ही बेटियों में डर और मजबूरी का ऐसा मिश्रण भर देता है, और जिसके पास निजी सैटेलाइट जैसी चीजें हों, जब दुनिया में सुरक्षा सबसे कीमती चीज बन चुकी है। मुझे विवेक की मजाकिया बात याद आई। वह हंसते हुए कहता था कि रिया और नेहा के पिता शायद किसी गिरोह या भाड़े के लड़ाकों के सरगना होंगे। तब मैंने उसे मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन अब लग रहा था शायद उस मजाक में सच्चाई का अंश था। इन उलझे ख्यालों में डूबा हुआ मैं अनजाने में जेब में हाथ डाल बैठा। उंगलियां उस लाल पत्थर से टकराईं जिसे मैं फायर स्पिटर से मुठभेड़ के बाद से अपने पास रखे था। उसका चिकना, क्रिस्टल जैसा स्पर्श अब आदत बन चुका था, लेकिन खेलते खेलते मेरी उंगली उसके एक तेज किनारे से कट गई। छिया, मैंने सिसकारते हुए उंगली मुंह में डाली। कट छोटा था, पर चुभन तेज थी। कमबख्त चीज। मेरी शिकायत वहीं रुक गई। मेरी पैंट की जेब से एक तेज लाल रोशनी धड़कने लगी, कपड़े के आर पार साफ दिखाई दे रही थी। मैंने झट से पत्थर निकाला। वह अंदर से आग की तरह चमक रहा था, उसकी धड़कन मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने फुसफुसाया। मैंने उसे हर तरह से परखा था, गर्मी, ठंड, दबाव, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब खून। पर मेरे खून पर ही क्यों? अचानक मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन बगीचा खाली था। फिर भी एहसास बना रहा, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे परख रहा हो। मैंने खुद को संभाला। ये बस दिमाग का वहम है। पत्थर अब भी चमक रहा था। इसे बंद कैसे करूं? मैंने बड़बड़ाया। घबराहट में मैंने उंगली पर फिर हल्की सी खरोंच लगाकर पत्थर पर खून लगाया। रोशनी और तेज हो गई। बस कर, मैंने झुंझलाकर कहा। तुरंत रोशनी गायब। मैं अवाक रह गया। क्या इसने मेरी बात मानी? एक अजीब सी समझ ने मन में जन्म लिया। मैंने धीमे से कहा, जलो। मेरी हथेली से आग फूट पड़ी। असली आग। गर्मी चेहरे तक पहुंची। घबराकर मैंने पत्थर छोड़ दिया, वह जमीन पर गिरकर भी जलता रहा। रुको, मैंने चिल्लाया। आग तुरंत बुझ गई। सिर्फ जली हुई मिट्टी रह गई। मेरी हथेली पर हल्का सा जलने का निशान था। यह पत्थर सिर्फ खून से सक्रिय नहीं हो रहा था, यह ताकत को दिशा दे रहा था। कदमों की आहट से मैं चौंका। मिस आइवी बाहर आईं, सादा कपड़े, एक और गूंथी सुनहरी चोटी और वही पैनी नजर। उन्होंने मेरी हथेली और उंगली देखी। बिना कुछ कहे उन्होंने मेरी कलाई थाम ली, नरमी से, लेकिन पूरी जांच के साथ। पौधों से कट गया, मैंने झूठ बोल दिया। समझ गई, उन्होंने कहा। पर वह झूठ पर यकीन नहीं कर रही थी। अंदर आओ, मैं देख लेती हूं। उनकी आवाज में आदेश था। मैं बिना बहस किए पीछे पीछे चल पड़ा। अंदर उन्होंने सोफे पर छोटा सा मेडिकल सेट खोल दिया। बैठो। उन्होंने जलन पर मरहम लगाया, फिर पट्टी की। हाथ सधे हुए, आत्मविश्वासी। मिस आइवी, मैंने हिम्मत करके कहा। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? मिस, मत कहो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आइवी कहो। आइवी। क्या आपके अपने लोग नहीं हैं, जिन्हें आप ढूंढना चाहती हो? उनके हाथ एक पल रुके। मेरा परिवार बड़ा है, उन्होंने कहा। शायद उन्हें फर्क भी न पड़े कि मैं हूं या नहीं। वह पट्टी बांधकर सामान समेटने लगी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। रुको। माफ कीजिए। बस बात करना चाहता था। वह फिर बैठ गईं।
अगर बाहर जाते समय आपको कुछ चाहिए हो, दवाइयाँ, सामान, तो मैं ला सकता हूँ, मैंने कहा। आप सबके लिए इतना करती हैं। उन्होंने ध्यान से मुझे देखा। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि कोई तो आपका भी ख्याल रखे, मैंने सच कहा। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। शायद। एक चीज है। जो भी हो, मैंने कहा। उन्होंने उसी शांत, चिकित्सकीय लहजे में कहा। अगली बार जब तुम अपनी किसी साथी के साथ अंतरंग समय में हो, मैं वहां सहायता करना चाहती हूं। मेरी सांस अटक गई। वह खड़ी हुई, अपना मेडिकल किट उठाया और ऊपर चली गईं, जैसे कुछ असामान्य हुआ ही न हो। दरवाजा बंद हुआ। और तब ये क्या था? ये अभी क्या हुआ था? जितनी भी संभावित मांगों की मैंने कल्पना की थी, दवाइयाँ, खास खाने की चीजें, किताबें, कपड़े या उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ी कोई निजी वस्तु, उन सब में से यह बात कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। और जिस तरह से उसने यह कहा था, बिल्कुल सामान्य लहजे में, जैसे कोई एस्पिरिन या पट्टी मांग रहा हो। मैं सोफे पर ही बैठा रहा, उसी जगह को घूरता हुआ जहां थोड़ी देर पहले वह बैठी थी। मेरे दिमाग में उस पेशेवर, संयमित महिला की छवि घूम रही थी, जिसे मैं जानता था, और उसे उस इंसान से जोड़ना मुश्किल हो रहा था, जिसने अभी अभी इतनी असाधारण बात कही थी। क्या वह सच में गंभीर थी? क्या यह कोई परीक्षा थी? या फिर मैंने ही कुछ गलत समझ लिया? लेकिन नहीं। उसके शब्द बिल्कुल साफ थे। वही सटीकता, वही ठंडा आत्मनियंत्रण, जो वह हर काम में दिखाती थी। उसे पता था कि घर की दूसरी औरतों के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं, और यह भी कि हमारे बीच शारीरिक संबंध हैं, यह बात छुपी नहीं थी। पर वह इसमें शामिल क्यों होना चाहती थी? उसे इससे क्या हासिल होना था? और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मेरे अंदर का एक हिस्सा इस विचार का पूरी तरह विरोध भी नहीं कर रहा था। मैं कई मिनटों तक वहीं बैठा रहा, यह समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी अभी हुआ क्या है और मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहिए। मेरे दिमाग का समझदार हिस्सा लगातार कह रहा था कि यह एक और बेवजह की उलझन है, एक ऐसा रिश्ता जो हालात बिगाड़ सकता है और उन लोगों को चोट पहुंचा सकता है जिनकी मुझे परवाह है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी था, वह हिस्सा जो वायरस और उसकी बढ़ती मांगों से धीरे धीरे प्रभावित हो रहा था। वह फुसफुसा रहा था कि शायद यह उलझन नहीं, बल्कि एक मौका है। शायद यह उस शक्ति को समझने का तरीका है जो मुझे दूसरों के साथ गहरे जुड़ाव के दौरान महसूस होती है। शायद मिस इवी का यह चिकित्सकीय, भावनाओं से अलग नजरिया मुझे यह समझने में मदद कर सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिना उन भावनात्मक जटिलताओं के जो मेरे बाकी रिश्तों में हैं। और यह भी कि वह प्रिया और बाकी सबका साधारण मेडिकल इलाज भी कर सकती हैं। तभी तेज कदमों की आवाज ने मुझे चौंका दिया। गाइस! विवेक की आवाज घर में गूंज उठी। वह शायद अपनी सुबह की डेट अधूरी छोड़कर भागा था। उसका आमतौर पर आरामदेह रहने वाला अंदाज गायब था। वह दरवाजे से अंदर घुसा, चेहरा दौड़ने से लाल, बाल बिखरे हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उत्साह और उम्मीद का मिलाजुला रूप। क्या हुआ, विवेक? मैंने सोफे से उठते हुए पूछा। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने क्या देखा, वह लगभग चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही ऊपर से दरवाजे खुलने लगे। सब लोग बाहर आने लगे, जैसे छत्ता अचानक जिंदा हो गया हो। प्रिया और आराध्या साथ साथ सीढ़ियों से उतरी। नंदिनी उनके पीछे आई, आंखें मलती हुई, जम्हाई लेते हुए। सुबह सुबह इतना शोर, वह बड़बड़ाई। सुबह नहीं है, नंदिनी। दोपहर होने वाली है, विवेक बोला। शांत हो जाओ और ठीक से बताओ, नेहा ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। उसके पीछे रिया और डेजी थीं। रसोई से सुहानी निकली, हाथ पोंछती हुई, नजरें विवेक पर टिकी हुईं। गौर करने वाली बात यह थी कि मिस इवी नहीं आईं, वह अपने कमरे में ही थी। शायद हमारी पिछली बातचीत के बारे में सोच रही हों। और शायद पछता भी रही हों, ऐसी मेरी उम्मीद थी। विवेक ने बालों में हाथ फेरा। वह किसी मशीन जैसा था। लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, वह तेजी से बोल रहा था।
आकार, बनावट और ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्या तुम उसे ले आए? मैंने पूछा। विवेक ने सिर हिला दिया। बहुत भारी था, वॉशिंग मशीन जितना बड़ा। लेकिन साफ था कि वह वॉशिंग मशीन नहीं है। उसकी सतह बहुत स्मूथ थी, जानबूझकर बनाई हुई, जैसे किसी खास मकसद के लिए। उसके साइड में अजीब पैनल थे, सिंडी ने जोड़ा। और कुछ निशान जो पढ़े नहीं जा सकते। सैन्य जैसे, लेकिन जाने पहचाने नहीं। यह ज्यादा दूर नहीं है, विवेक बोला। आर्यन, तुम्हें आना होगा। हो सकता है यह सेना का कोई उपकरण हो, या फिर बचे हुए लोगों से संपर्क का जरिया। शायद यही हमें यहां से निकलने का रास्ता दे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे पेट में ठंडा सा डर बैठ गया। फायर स्पिटर की याद आ गई, वही रहस्यमयी चीज जिसने नगर कार्यालय पर हमला किया था। मैं भी चलूंगी, प्रिया ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में वही चिंता थी जो मेरे अंदर थी। हर बार तुम ही क्यों बाहर जाने को तैयार हो जाती हो? आराध्या ने गुस्से से कहा। हर बार खतरे में कूदना जरूरी है क्या? कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। ठीक है, प्रिया, मैंने जल्दी से बीच में बोलते हुए कहा। शुरुआती जांच के लिए मैं और विवेक काफी हैं। मैं भी आ रही हूं, सिंडी ने जिद से कहा। मैंने ही देखा था, मुझे जगह पता है। तो फिर मैं, विवेक और सिंडी, मैंने कहा। और मैं भी, नंदिनी ने हाथ उठाया। मैंने रिया की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नेहा की सख्त नजर पड़ते ही चुप हो गई। डेज़ी दीवार से सटी खड़ी रही, बाहर जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। तो चलो जल्दी करो, विवेक बोला। मैं अपने कमरे में गया, सामान तैयार किया। मन में मिस ईवी की बात और इस नई मशीन का रहस्य दोनों घूम रहे थे। तैयार होकर नीचे आया तो विवेक रस्सी लपेट रहा था। अगर इसे लाना है तो कार की छत पर बांधना होगा, उसने कहा। मैं हंसा। उम्मीद है यह उतना भारी न हो। हम 4 उठा लेंगे, वह मुस्कराया। मैं और तुम वजन उठाएंगे, और लड़कियां नैतिक समर्थन देंगी। अगर कुछ टूट गया तो प्लान बनाना पड़ेगा, मैंने आधा मजाक में कहा। आर्यन, सिंडी बोली। इतनी डरावनी बातें मत करो। चिंता मत करो, नंदिनी हंसते हुए बोली। आर्यन तो अब सुपरमैन है। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतना दबाव मत डालो, मैंने कहा। तुम असफल नहीं होगे, नंदिनी ने आत्मविश्वास से कहा। सब कार में बैठे। सीट बेल्ट बांध लो, नंदिनी बोली। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में भी सेफ्टी पहले। ट्रैफिक तो मिलेगा नहीं, विवेक हंसा। नंदिनी को संक्रमितों को कार से टक्कर मारना पसंद है, सिंडी ने कहा। मैंने मन ही मन सोचा, अजीब लोग हैं, लेकिन इसी दुनिया में यही जरूरी भी है। कार आगे बढ़ी। और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था। हम फिर किसी बड़ी तब्दीली के किनारे खड़े हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये करना कभी मत भूलना।